हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम आने वाला है और आज की डेट अगर मैं लगाऊं तो दोस्तों आपके पास मुश्किल से 25 दिन का समय यहाँ पर बचा हुआ है। तो ऐसे में किस तरह से हम अपने मॉक टेस्ट दें और किस तरह से उनको एनालाइज़ करें ताकि स्कोर हमारा जो है दोस्तों मैक्सिमाइज़ हो सके, वही सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और जितने भी लोग यहाँ पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे थे दोस्तों कि किस तरह से हमको तैयारी करनी चाहिए, बहुत कम समय यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी लोगों के लिए कम समय है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ लोगों को पहले ही बता दिया था कि एग्ज़ाम आएगा आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का, तो आपको मतलब तैयारी अभी से कर लेनी है। सभी को मतलब जिस दिन नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है सभी को उसी दिन पता लगा है कि दोस्तों जो है यहाँ पर वैकेंसी निकली है और एग्ज़ाम जो है जिस डेट को है शायद 5 सितंबर को यहाँ पर एग्ज़ाम है। तो वो सभी को लोगों को जो है दोस्तों साथ ही पता लगा है। तो जितनी भी तैयारी होगी दोस्तों, जो भी लोग इसमें करेंगे वो सभी के पास उतना ही समय है। सेलेक्ट होंगे जितने लोग उतना उनके पास भी उतना ही समय है और जितने लोग सेलेक्ट नहीं होंगे उनके पास भी उतना ही समय है। तो किस तरह से आपको मतलब प्रिपरेशन करनी है जिससे आपका सिलेक्शन के चांसेस दोस्तों बढ़ सकें, तो वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों सब्जेक्ट सिलेक्शन की। अब 3 सब्जेक्ट दोस्तों हमारे पास हैं यहाँ पर, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। सब्जेक्ट सिलेक्शन दोस्तों में क्या इससे क्या मतलब है मेरा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले दोस्तों हम 3 सब्जेक्ट हैं, एग्ज़ाम में टाइम हमारे पास 90 मिनट्स का है। तो हम कौन सा सब्जेक्ट पहले अटैम्प्ट करें, किस सब्जेक्ट को कितने मार्क्स दें, मार्क्स मतलब सॉरी मार्क्स बोल रहा हूँ मैं, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ हम इसमें डिसाइड करेंगे कि किस तरह से करना है। उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों ने कर लिया होगा अपने हिसाब से, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है या जो नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग ज़रूर ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप पहले अटैम्प्ट कीजिए। मेरे हिसाब से अगर आप चलेंगे, मैं यही करता था। जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था जो कि रीजनिंग था, तो मैं उसको दोस्तों सबसे पहले अटैम्प्ट करता था। और जो मेरा कम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था उसको मैं सेकंड टाइम पे, और जो मेरा सबसे लास्ट सब्जेक्ट था मतलब जो जिसमें मैं सबसे वीक फील करता था या मुझे लगता था कि इसमें जो है मैं ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाऊँगा, तो वो दोस्तों मैं सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करता था। और ये बात मैं दोस्तों क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप दोस्तों स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को पहले पकड़ेंगे तो क्या होगा कि जैसे रीजनिंग आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसको आप पहले अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, तो आपको क्या होगा दोस्तों कि 30 मिनट्स मान लीजिए आपने उसको दिए। 30 मिनट्स में आप उसमें मैक्सिमम अटैम्प्ट कर पाएंगे क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। तो मैं मान के चलता हूँ आराम से 45 से ज़्यादा क्वेश्चन आप आराम के साथ रीजनिंग में 50 में से अटैम्प्ट दोस्तों कर पाएंगे। जिससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है एग्ज़ाम में बूस्टअप हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैंने आधा पेपर तो ख़त्म कर दिया है 30 मिनट्स में ही। तो आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट जैसे ही आप अटैम्प्ट करेंगे चाहे वो आपका क्वांट हो चाहे वो आपकी इंग्लिश हो, तो उसमें आप अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ दोस्तों एंटर करेंगे। और जब कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होता है तो एग्ज़ाम अच्छा होने के चांसेस भी दोस्तों बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ कि अगर आपने वीक सब्जेक्ट पहले उठा लिया, आपको लग रहा है कि मैं रीजनिंग तो बाद में भी कर दूंगा, कम समय में भी कर दूंगा, पहले जो है मेरा वीक सब्जेक्ट जैसे भी इंग्लिश है या क्वांट है इसको पहले मैं कर लेता हूँ, इसको थोड़ा ज़्यादा समय दे देता हूँ और इसको मैं अटैम्प्ट करके पहले ख़त्म करता हूँ, रीजनिंग तो मैं 20 मिनट्स में भी कर दूंगा। अगर आपके दिमाग में ये है तो दोस्तों यहाँ पर गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि ऐसा होता है कि मान लीजिए वीक सब्जेक्ट है आपका क्वांट और आपने पहले उठा लिया वो, तो क्या होगा कि आप क्वांट को, वीक सब्जेक्ट है तो ओबियसली ज़्यादा समय आपका खाएगा वो। तो ज़्यादा समय आज जब आपका चला जाएगा और मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी सही नहीं रही या फिर क्वेश्चंस नहीं हो पाए अटैम्प्ट आपसे, मान लीजिए सॉल्व नहीं हो पाए क्वांट के क्वेश्चन, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो गिर जाएगा एकदम, पहले ही सब्जेक्ट में गिर जाएगा आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम स्टार्टिंग में ही। आपको लगेगा कि यार 30 मिनट्स मैंने इसमें ख़राब कर दी और मेरे 25 या 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं, तो इतना ज़्यादा कोई खास आपका जो है कॉन्फिडेंस उसमें एग्जाम में अच्छा नहीं चलेगा। फिर क्या होगा, फिर आप थोड़ा और जल्दी करेंगे। जैसे आप रीजनिंग, अगला मान लीजिए अगला सब्जेक्ट आप रीजनिंग उठाते हैं, क्योंकि पुराना सब्जेक्ट आप ख़राब करके आ रहे हैं ऑलरेडी, और अब आप नए सब्जेक्ट में एंटर कर रहे हैं, नए सेक्शन पे एंटर कर रहे हैं, तो वहाँ भी दोस्तों आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो पुराना सब्जेक्ट घूमता रहेगा जिसका जो प्रेशर है आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट पर भी पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों आपका जो है स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट तो था रीजनिंग, लेकिन आप अब उसको जो है आपका एवरेज सब्जेक्ट वो बन के रह जाएगा। आप उसमें हो सकता है बिलो एवरेज भी परफॉर्म करें, क्योंकि आपके दिमाग में यही चल रहा है कि यार मेरा इंग्लिश इतना समय ख़राब हो गया और मैंने क्वांट ख़राब कर दी है, मेरा उसमें जो है ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो पाए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपना जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको पहले ख़त्म करिए सबसे पहले, और जिससे आप कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। और उससे क्या होता है दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस बन जाता है तो आपके जो है दिमाग की चारों तरफ से जो है एकदम से खुल जाता है। फिर आप आसानी के साथ ज़्यादा सोच पाते हैं, ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं अपने दिमाग को। और जिससे क्या होता है कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो वो वही सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों काफ़ी सही सही दोस्तों होने लगती हैं।
तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी क्या मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आई होंगी। और जो सब्जेक्ट है आपका, जैसे जो भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रीजनिंग को पहले अटैम्प्ट कीजिए, काफ़ी लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है तो आप इंग्लिश पहले ख़त्म कर दीजिए। क्वांट अच्छा होता है तो क्वांट पहले ख़त्म कर दीजिए। अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए अपने हिसाब से, आपको पता है कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। मैं अपने हिसाब से यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ जिस तरह से मैंने किया था। तो मैं तो सभी जगह यही करता था, रीजनिंग सबसे पहले अटैम्प्ट करता था। अगर सबसे पहले रीजनिंग ओपन हो रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं रीजनिंग सेक्शन ही सबसे पहले अटैम्प्ट करता था। कई एग्ज़ाम्स में ऐसे होता है कि सेक्शन वाइज टाइमिंग होती है, तो उसमें जो सेक्शन पहले खुल के आ रहा है एग्ज़ाम में वही आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। जब तक वो ख़त्म नहीं होगा आप दूसरे सेक्शन पे नहीं जा सकते हैं। तो वो बात तो दोस्तों अलग है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, 90 मिनट्स का टाइम है आपके पास, तीनों सेक्शन खुले होंगे। आप जौन सा सेक्शन चाहें वही सेक्शन आप दोस्तों अटैम्प्ट कर सकते हैं अपने मन के हिसाब से। आगे दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा इसमें, सब्जेक्ट सिलेक्शन आप समझ में आ गया होगा दोस्तों। जो नेक्स्ट है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। अब सब्जेक्ट तो आपने सेलेक्ट कर लिया है कि मैंने रीजनिंग पहले करना है या क्वांट पहले करना है। अब आप उसमें मान के चलिए कि आपको किस सब्जेक्ट को कितने मार्क्स देने हैं। तो मैं दोस्तों जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा रीजनिंग सबसे स्ट्रॉन्ग था तो मैं रीजनिंग को 35 मिनट्स देता था। और 35 मिनट्स के हिसाब से क्या मैं आपको बताऊं, आप कोशिश करना कि 35 मिनट में 45 या फिर पूरे रीजनिंग ख़त्म हो जाए। मतलब रीजनिंग इतना टफ नहीं आता है, सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट आसानी के साथ कर सकते हैं। आईडीबी एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करूँ, क्लर्क मेंस लेवल का पेपर ये आप मान सकते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन प्री लेवल के भी आपको मिल जाएंगे इसमें। तो 35 मिनट्स में आप आसानी के साथ 45 या 50 क्वेश्चन आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि 50 भी कर सकते हैं आप, आपका अगर सब्जेक्ट अच्छा है तो 35 मिनट्स मैं अलॉट करूँगा रीजनिंग के लिए। क्वांट के लिए भी 35 मिनट्स ही मैं दूंगा, क्योंकि क्वांट थोड़ा टफ होता है। तो आप इसको 35 मिनट दीजिए और 35 मिनट्स में आप उम्मीद करिए कि 40 से 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की आप इसमें कोशिश कीजिए दोस्तों। अब क्या होगा, आपके पास 2 सब्जेक्ट ख़त्म हो चुके हैं, 70 मिनट्स आपके पास ख़त्म हो चुकी हैं। और आपके पास जो अटैम्प्ट्स आपके हो जाएंगे, मान लीजिए 45 ही आप अटैम्प्ट करते हैं इसमें रीजनिंग में, और 45 या फिर 40 अटैम्प्ट मिनिमम मान लेते हैं हम, 40 अटैम्प्ट आप इसमें करते हैं तो आपके पास 85 अटैम्प्ट दोस्तों हो जाएंगे 70 मिनट्स में, सॉरी। और जो लास्ट के 20 मिनट्स दोस्तों आपके पास बचते हैं, आप आसानी के साथ उसको इंग्लिश अटैम्प्ट कर सकते हैं। और उसमें 30 से 35 क्वेश्चन या फिर 25 से 30 भी आप कर लेंगे तो वो भी आपके लिए दोस्तों इनफ होगा। अब 30 क्वेश्चन आप इसमें मान लेंगे तो आपके आराम के साथ इसमें आप 115 या 120 के आसपास जो है दोस्तों आपके अटैम्प्ट इसमें दोस्तों बन जाएंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, अगर आपका मान ली 35 मिनट में आप 45 क्वेश्चन कर पा रहे हैं या 46 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो इसको 1 या 2 मिनट आप और भी दे सकते हैं। हमेशा याद रखो, अपने सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग है, आपका राइट हैंड है, उसको आप 1-2 मिनट और दे दो, लेकिन उसको ख़त्म करो पूरा। वो सब्जेक्ट जो आपको कॉन्फिडेंस देता है दोस्तों, वो फिर आपका जो है एग्ज़ाम निकालने में सबसे आपकी जो मदद करता है वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ही मदद करता है। बाकी में आप एवरेज भी होंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन एक सब्जेक्ट आपको ऐसा करना पड़ता है जो मतलब आपका, एक तरह से बोलते हैं ना कि कोई युद्ध लड़ने जा रहा है तो राइट हैंड क्या है। तो आपका राइट हैंड अपना सब्जेक्ट को बनाइए, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को, और उसमें 1-8 मिनट उसको एक्स्ट्रा दे दीजिए, लेकिन उसको ख़त्म करिए पूरा। तो वो मैं रीजनिंग के साथ करता था दोस्तों। 35 में अगर 36-37 मिनट भी लग रही हैं तो ठीक है, लेकिन ये खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होगा दोस्तों, मेरे पास एक्यूरेसी है। मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूँ लेकिन मेरा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 100% चांसेस है उसके, एक्यूरेट है मेरा। लेकिन अगर मैं क्वांट जैसे सब्जेक्ट की दोस्तों बात करूँ यहाँ पर, तो कई बार फंस जाता है तो नहीं भी होता है क्वेश्चन। जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स हो गई, तो वर्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी टफ आ जाती हैं कई बार, तो वो नहीं बन पाती हैं, तो लेकिन टाइम ले लेती हैं। तो वो सारी चीज़ जो है दोस्तों रीजनिंग में नहीं होनी चाहिए, या फिर जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो क्वांट हो चाहे वो रीजनिंग हो। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें दोस्तों आपकी समझ में आ रही होंगी। टाइम मैनेजमेंट दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। 35 मिनट्स आप रीजनिंग को दे सकते हैं, 35 मिनट्स आप क्वांट को दे सकते हैं, 20 मिनट्स आप इंग्लिश को देंगे। ये मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में दोस्तों ज़्यादा कुछ करने के लिए रहता नहीं है। RCVS क्वेश्चन आते हैं, आपको पढ़ के सिर्फ आंसर करने होते हैं। एरर डिटेक्शन है, आप पढ़ते चले जाएंगे। अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है इंग्लिश में तो आप पढ़ के ही पता लग जाता है कि एरर कौन से में है। तो आपको सॉल्व कुछ करना नहीं है, सिर्फ पढ़ के आंसर करना है। तो उसमें ज़्यादा टाइम आप नहीं लेंगे। कि सॉल्व करने की दिक्कत जो सबसे ज़्यादा होती है क्वांट और इसमें रीजनिंग में होती है। इसमें आपको पहले पजल बनाना है, पहले DI सॉल्व करना है, तभी आप क्वेश्चन के आंसर दोस्तों कर पाएंगे। तो इसलिए मैं इंग्लिश को थोड़ा कम समय दे रहा हूँ। अगर आपको अपने हिसाब से आप मान के चलिए, आप कितना भी टाइम किसी को दें, लेकिन जो आपका अटैम्प्ट है वो मैं बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ही आप अटैम्प्ट करना एग्ज़ाम में, वो काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। मैं केवल एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम की ही बात नहीं कर रहा दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में आप जाएँ तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट आप अटैम्प्ट कीजिए जो आपका स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपको स्पीड भी देता है, एक्यूरेसी भी देता है, जिससे चांसेस जो है सिलेक्शन के वो बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर दोस्तों मैं बात करूँ गुड अटैम्प्ट, जैसे कि मैंने बताया, इसमें अगर आप इतना सारा इस तरह से मैनेज करके
120 प्लस आप ला पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट हैं। 115 120 भी मैं मान के चलता हूँ ठीक ठाक अटैम्प्ट होंगे, जिस हिसाब से एग्ज़ाम का लेवल दोस्तों रहने वाला है। और बाकी चीज़ें दोस्तों एग्ज़ाम लेवल पर डिपेंड करती हैं कि ज़्यादा टफ आ गया तो हो सकता है आप अंडर 100 ही अटैम्प्ट कर पाएँ। वो सारी चीज़ें दोस्तों एग्ज़ाम के बाद ही पता लगेंगी, लेकिन अभी आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से दोस्तों 115 120 काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट हैं। अगर आप कर पा रहे हैं किसी भी मॉक टेस्ट में ले लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि पर्टिकुलर कोई सा मॉक टेस्ट सजेस्ट करूँ मैं आपको। आप प्रैक्टिस मॉक का ले सकते हैं, ग्रेड अप का भी अच्छा है दोस्तों, टेक्स्ट बुक के भी काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट मॉक होते हैं दोस्तों। तो आप जो चाहे उसका परचेज़ कर लीजिए और अटैम्प्ट कीजिए दोस्तों। आगे दोस्तों अगर मैं बात करूँ, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हमने सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया है। अब जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाइज भी दोस्तों एनालिसिस होता है कि हम सब्जेक्ट में भी सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। तो उसमें भी दोस्तों मैं यही कहूँगा आपसे, आप मान लीजिए सबसे पहले रीजनिंग अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, तो रीजनिंग में ये नहीं है सबसे पहले आपके पास पजल खुल गया तो आप पजल लेके बैठ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें ईजी क्वेश्चन ढूंढने हैं। आपको अगर पहला ही क्वेश्चन पजल मिलता है तो स्किप कर दीजिए। सबसे पहले ढूंढना है आपको, जैसे मिसलिनियस क्वेश्चन हो गए, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, सिलॉग हो गए, इनक्वलिटी हो गई, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ आती है वो हो गया, रैंकिंग हो गया दोस्तों, डेटा सफिशिएंसी हो गई, है ना, क्वांट और ये सब कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्वांट बोल रहा हूँ, ठीक है, इनपुट आउटपुट हो गया। तो ये वाले जो जितने सब्जेक्ट हैं आपको, ये दोस्तों सॉरी टॉपिक हैं, ये सारे दोस्तों आपको सबसे पहले अटैम्प्ट करने हैं। आपको जाते ही पज़ल नहीं पकड़नी है, पज़ल में फंस गए कहीं तो टाइम भी चला जाएगा और पज़ल बनेगी भी नहीं। तो पज़ल को सबसे बाद में अटैम्प्ट करना है आपको, कम समय में सबसे पहले ये ख़त्म कर देना है। जब ये सारे क्वेश्चन आपके ख़त्म हो जाएँ उसके बाद ही दोस्तों आपको पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट पे दोस्तों आना है। उसमें भी सबसे पहले जो आपकी स्ट्रॉन्ग पज़ल है, जैसे फ्लोर पज़ल, बहुत से लोग सोचते हैं कि फ्लोर पज़ल आसानी से बन जाती है, तो आप फ्लोर पज़ल सबसे पहले अटैम्प्ट कर लीजिए। कुछ को सर्कल बेस में मज़ा आता है तो सर्कल बेस अटैम्प्ट कर लीजिए। जो भी मतलब अपना स्ट्रॉन्ग आपका सब्जेक्ट हो या स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो, वही दोस्तों आपको पहले अटैम्प्ट करना है। ईजी चीज़ दोस्तों आप आसानी के साथ कर पाएंगे, इसलिए उसको मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले उसको अटैम्प्ट कर लें, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और चीज़ें भी ज़्यादा आप सॉल्व कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इनमें मिसलीनियस क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन होते हैं, एक एक मिनट का भी टाइम नहीं लगता है और दो दो तीन तीन क्वेश्चन आप उसमें आसानी के साथ कर पाते हैं। तो आपके पास कम समय में आप ज़्यादा अटैम्प्ट आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा एग्जाम में चलता रहेगा। एग्ज़ाम टाइम में कॉन्फिडेंस बूस्ट रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप बीच में लैग कर गए कहीं पे तो फिर आपका पूरा जो बचा हुआ टाइम है वो ऐसे ही ख़राब हो जाता है और आपके दिमाग में जो ख़राब चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं पेपर के बीच में वही चलती रहती हैं, जिससे आने वाले टाइम में बाकी पेपर भी ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ जो सबसे ईजी क्वेश्चंस हैं वही आप सबसे पहले ढूंढिए, और ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता है दोस्तों। जैसे आपको पज़ल, पहले क्वेश्चन पे पज़ल दिख रही है तो आपको पता है पज़ल में क्या बोलते हैं 5 क्वेश्चन तो होंगे ही मिनिमम, तो आप सीधा 1 से स्किप करके 5 पे टिक कर दीजिए। आप सीधा छठे क्वेश्चन पे पहुंच जाइए और छठे क्वेश्चन से देखिए कि नेक्स्ट क्या कौन सा क्वेश्चन है। तो इस तरह से दोस्तों आप स्किप कर करके अपने जो है जो इजी इजी क्वेश्चन हैं उसको पहले अटैम्प्ट कर लीजिए, और बीच बीच में आप पज़ल मिलेगी आपको तो उसको स्किप कर दीजिए। और माइंड में ये रख लीजिए कि हाँ ये वाली पज़ल वहाँ पर थी, ये वाली पज़ल 25 नंबर पर थी या ये वाली पज़ल 20 नंबर पर थी, जो भी है 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे थी, जिससे आपको बाद में ये डिसाइड करने में आसानी रहे कि अब मुझे सबसे पहले कौन सी पज़ल करनी है। मान लीजिए आपने सारे ये वाले टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं तो अब आपके पास पज़ल ही बचा ना करने के लिए, और क्या बचा पूरे रीजनिंग सेक्शन में। तो बीच बीच में आप स्किप कर करके आए हैं तो आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि कौन सी पज़ल कहाँ पर है। तो वो सारी चीज़ दोस्तों आप मैनेज करके चलिए और उसी हिसाब से जो है पेपर को अटैम्प्ट कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट में रीजनिंग किस तरह से आपको अटैम्प्ट करना है वो समझ में आया होगा दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट, क्वांट किस तरह से आपको अटैम्प्ट करना है। तो वही सेम स्ट्रेटेजी, सबसे पहले इजी क्वेश्चन हमें ढूंढने हैं। आप शुरू से ही वर्ड प्रॉब्लम या डीआई पर नहीं जाएंगे, आप स्किप कर दीजिए। आप सबसे पहले ढूंढिए सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगा आपको, ये मिलता है पहले तो इसको कर लीजिए। नंबर सीरीज आपको पहले मिलती है, जो भी चीज़ पहले मिलती है, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले आप इसे ही करिए ढूंढ के, ऐसा नहीं करना है। जो भी इनमें से आपको पहले टकराता है, ठीक है, उसको पहले कर दीजिए। जैसे क्या सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन बीच में आ गया तो उसको कर दिया, बाकी चीज़ दिख गई स्किप कर दो उसको। नंबर सीरीज आ गया उसको कर दो, बीच में इनइक्वलिटी आ गई, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं आपकी उनको पहले कर दो। डेटा सफिशिएंसी आ गई, मिल गया बीच में कहीं पे, उसको कर दो, बाकी स्किप कर दीजिए चीज़ें। और ये जब चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाए तो फिर आप डीआई कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद डीआई से भी मतलब डीआई भी काफ़ी मतलब ये तो नहीं है कि बहुत टफ वाले डीआई यहाँ पर देंगे ये लोग, ईजी डीआई होगी, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो डीआई आपको बाद में करनी है, लेकिन पहले ये सारी चीज़ें जो हैं आपको फिनिश कर देनी है दोस्तों। डीआई कर देंगे उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको करना है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम सबसे लास्ट में पकड़नी है क्योंकि ये टफ़ होती हैं, और टफ़ भी नहीं कहूँगा दोस्तों, इनमें भी काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैंने टॉपिक यहाँ पर कुछ मेंशन किए हुए हैं, जैसे
सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आता है, इजी होता है, एक बार में आपको फार्मूला लगाना है और आंसर आपका मिल जाएगा। टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, तो इसमें भी आप दोस्तों करेंगे। अगर वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए आपके पास टाइम बचता है करने के लिए, तो उनमें भी जो मैंने टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं ये ईजी वाले टॉपिक होते हैं, तो इनमें दोस्तों आप अपना टाइम लगा के इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी जैसे प्रोबेबिलिटी का हो गया, थोड़ा टफ हो सकता है वो क्वेश्चन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन हो गया, वो थोड़ा टफ हो सकता है, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। वो डिपेंड्स करता है कि आपका टॉपिक कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आपको वो कर सकते हैं। बस मेरा मेन मोटिव जो कहने का यहाँ पर है, जो आपको ईजी पहले लगे उसको कीजिए, टफ पर मत जाइए। तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ आपकी समझ में आई होगी दोस्तों। सबसे पहले आप आसानी के साथ ये सारे जो मैंने 3-4 टॉपिक आपके ऊपर लिखे हैं, इनमें से जो भी आपको मिलता है पहले ये कीजिए, वर्ड प्रॉब्लम को आप स्किप कीजिए क्वांट में। तो इस तरह से दोस्तों आप 35 मिनट में आसानी के साथ इसमें 35 या 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं चलूँ दोस्तों, जो इंग्लिश का यहाँ पर रहने वाला है, तो इंग्लिश में भी दोस्तों जो सबसे पहले आपको देखना है एरर डिटेक्शन, क्योंकि ग्रामर रूल्स आपकी याद होंगे ही, आपने 10th-12th में पढ़े होंगे, बस आपको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना है। ग्रामर रूल्स मतलब काफ़ी क्वेश्चन आपके आसान कर देते हैं अगर आपके ग्रामर रूल्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो, क्योंकि एरर डिटेक्शन आनी है उसमें काम आएगा आपका ग्रामर, पैरा जंबल्स आएंगे उसमें आपका काम आएगा ग्रामर, क्लोज टेस्ट आता है उसमें ग्रामर काम आती है। तो ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। उसके रूल्स आप ज़्यादा समय यहाँ पर बचा नहीं है, रिवाइज़ कर लेंगे जितनी जल्दी उतना ही आपके लिए दोस्तों आसानी होगी। तो आप एरर डिटेक्शन कर लीजिए, पहले क्लोज टेस्ट कर लीजिए जिस तरह से होते हैं, ठीक है, पैरा जंबल कर लीजिए आप। उसके बाद दोस्तों आप मान के चलिए कि जैसे आरसी आता है, आपको कोई आरसी या टॉपिक दिख रहा है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इस तरह से दोस्तों आरसीज आते हैं। तो आपको जो लैंग्वेज आसानी से समझ में आती है, ठीक है, एग्रीकल्चरल वाली समझ में आ रही है या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली समझ में आ रही है, जो भी आपको लगता हो कि आपकी नॉलेज भी उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ है, तो उस टॉपिक को आप देख लीजिए, उसको पहले अटैम्प्ट कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि आपकी वो टॉपिक पहले, आरसी को क्या होता है पहले दोस्तों समझना होता है। जितनी जल्दी आप रीड करके उसको समझ पाएंगे उतनी ही जल्दी आप दोस्तों आंसर भी कर पाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आपकी रीडिंग स्पीड इसमें दोस्तों अच्छी खासी होनी चाहिए इंग्लिश में। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी होगी, और जो अभी बुक उठा के देखेगा फिर उसके लिए दोस्तों काफ़ी टफ होने वाली हैं चीज़ें। फिर भी काफ़ी शॉर्ट में दोस्तों मैं बता रहा हूँ, इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 20 दिन है, एक मॉक टेस्ट डेली लगाइए, उसको एनालाइज कीजिए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद दोस्तों बैठ नहीं जाना है कि मॉक टेस्ट लगा लिया, मुझसे 120 ही अटैम्प्ट हुए हैं, बाकी 30 क्वेश्चन कैसे होंगे या नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 120 अटैम्प्ट कर दिए हैं। ऐसा नहीं करना है, 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए हैं, जो ढूंढिए उनको 30 क्वेश्चन कौन से हैं जो आपसे नहीं हुए, उनको कीजिए, उनको करने की प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि कहाँ पे आपने गलत किया, आपको नहीं करना था। तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके चलना है, ये नहीं है कि आप मतलब जितना आपसे टाइम में बन रहा है 1.5 घंटे में उतना ही आप करके बैठ गए हैं। पूरा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कीजिए, पूरा क्वेश्चन पेपर जितना भी मॉक टेस्ट का आपका है, और इसी हिसाब से प्रैक्टिस बनाइए। सारे क्वेश्चन जो भी आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, सारे क्वेश्चन एक ही प्रैक्टिस बना लीजिए, उसी प्रैक्टिस को ही फॉलो कीजिए। जो भी क्वेश्चन पे जो भी सब्जेक्ट आपको पहले अटैम्प्ट करना है, जितने उसको टाइम देना है वो आप बना के लिख लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि जैसे ही 35 मिनट्स हो जाएंगे मैं रीजनिंग छोड़ दूंगा, उसके बाद मुझे क्वांट करना है, क्योंकि मैंने रीजनिंग में जितना कर सकता था 35 मिनट में हो चुका है वो। अगर आपको लग रहा है कि एक आध मिनट और दे के मैं एक आध पजल और बना सकता हूँ, तो आप उसमें वहाँ पर +-1 मिनट आप क्या कर सकते हैं, 2 मिनट भी। अगर आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंट हो कि बन जाएगा पजल, तब आप उसको दे सकते हैं। तो इसी तरह से क्वांट को करना है। जैसे ही 35 मिनट्स ख़त्म हो, आपके पास 20 मिनट्स अब बचे हैं इंग्लिश के लिए, तो आप तुरंत क्वांट को छोड़ देंगे, चाहे आपके 20 ही क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट हुए हों। ये प्रैक्टिस आप बनाएंगे दोस्तों तो आपका काफ़ी आसानी के साथ जो है चीज़ें सॉल्व होंगी, और प्रैक्टिस आपकी उसी तरह से बनेगी तो आप एग्ज़ाम में जाके फिर आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि मुझे 35 मिनट्स किस में देने हैं या 40 मिनट्स देने हैं। आपका हाथ उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, आपका माइंड उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो लास्ट 20 डेज से। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। तो इस तरह से दोस्तों आपको लेकर चलनी है जितने भी आपके मॉक टेस्ट वगैरह हैं सारे के सारे। और काफ़ी सारे लोग दोस्तों ये पूछ रहे थे कि आपने कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ाई की थी, पेड कोर्स लें या ना लें। तो दोस्तों वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। मुझे जितने भी टीचर हैं मैंने थोड़ा बहुत बताया भी था, अमर सर के यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं। मैं किसी का सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपको, कभी आप सोच रहे मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ या नहीं, ऐसा है तो वो नहीं है। मैं सिर्फ अगर आप पूछ रहे थे तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर कर रहा हूँ। क्वांट के लिए अमर सर की वीडियोज़ आप देख सकते हैं, रीजनिंग के लिए आप अड्डा का चैनल है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली, जो भी आपको ठीक लगे। काफ़ी सारे एक टॉपिक को लेकर आपके काफ़ी सारे टीचर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल खुल चुके हैं अब,
तो आपका जिस टीचर से आपको अच्छा समझ में आता है आप उसके जो है आप फॉलो कर सकते हैं और उसी के सारे क्वेश्चंस वगैरह आप देख सकते हैं दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है कि जो जिस टीचर से मैंने पढ़ा है आप भी उसी से पढ़ें। सबका माइंड अलग होता है, सबका समझने का तरीका अलग होता है, सबका समझाने का तरीका अलग होता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। और मॉक टेस्ट वगैरह का भी वही है सेम, प्रैक्टिस मॉक का भी काफ़ी अच्छा है और टेस्ट बुक के भी मैंने दिए हैं टेस्ट, वो भी काफ़ी अच्छे टेस्ट लगे थे मुझे। तो ये दोनों आप फॉलो कर सकते हैं, ग्रेडअप का भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं तो ये करता था दोस्तों कि काफ़ी सारे जितने भी फ्री टेस्ट, सबका एक टेस्ट जो होता है वो फ्री टेस्ट अवेलेबल होता था। तो जितने भी सारे वेबसाइट्स हैं मैं सबका एक एक फ्री तो दे ही देता था। और उसके बाद में जैसे मैंने प्रैक्टिस मॉक का था तो मैंने उसका ईयरली पैकेज ले रखा था, तो उसके मैं जो है दोस्तों 10 या 20 जितने भी मॉक टेस्ट मिलते थे हर एग्ज़ाम को लेकर वो मैं सारे अटैम्प्ट करता था। लेकिन फ्री वाले जो होते थे वो मैं हर वेबसाइट से दोस्तों उठा लेता था और उनको अटैम्प्ट करके देखता था। तो वही दोस्तों आप कर सकते हैं, आपके पास काफ़ी कंटेंट हो जाएगा और आपको अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। सारा आपको सिलेबस उसमें दिख जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, नए न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो जो भी टॉपिक आपका वीक हो आप उसी के अकॉर्डिंग उस टॉपिक को यूट्यूब से सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें दोस्तों आपकी समझ में आई होगी। और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज हमने दोस्तों सिलेबस भी डिस्कस कर लिया है, सिलेबस में भी यही सारी चीज़ें हैं और अलग से कोई सिलेबस यहाँ पर है नहीं। रीजनिंग वगैरह के लिए, क्वांट के लिए काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि सिलेबस का डिस्कस कीजिए, तो यही सिलेबस है दोस्तों, इसी को आपको तैयार करना है अपने एग्ज़ाम से पहले। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू दोस्तों।